हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस की। स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स का शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following characteristics best describes the biological or behavioral structure of an organization? बताइए। आपको बायोलॉजिकल और बिहेवियरल स्ट्रक्चर बताना है। एक्सटेंसिव कंट्रोल एक्सपेंशन, मोल सेंट्रलाइजेशन, हायर लेवल स्पेशलाइजेशन या फिर वर्टिकल पोजीशन स्टेप, क्या होगा? बताइए कौन सी करेक्टरिस्टिक आपको लगती है। देखिए, अगर हम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एक इम्पॉर्टेंट फीचर की बात करें तो वो होता है उसका कंट्रोल, एक्सटेंसिव कंट्रोल एक्सपेंशन। ठीक है, ये क्या डिस्क्राइब करता है? ये सारी चीज़ों को हमें डिटेल में बताता है। जनरली अगर हम एक्सटेंशन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर उसका मतलब सुपीरियर ऑफिस, नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स वर्किंग एफिशिएंटली अंडर कॉस्ट ऑफ बाय डिस्पर्जन। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, किस तरह से वो काम कर रहा है, किस तरह से एक्सपेंशन होने के साथ साथ उसका उस पर कंट्रोल है, ये सारी चीज़ें हमें ये बताता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैक्सिमम डिसिप्लिन इज़, अब मैक्सिमम डिसिप्लिन की बात की जा रही है तो किस में आपको दिखता है? लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन में, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में या फिर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में? बताइए। मैक्सिमम डिसिप्लिन की बात की जा रही है, क्या होगा आंसर? देखिए, सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन हमें लाइन ऑर्गेनाइजेशन में दिखाई देता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन को हम ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। इसको इसीलिए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है और इसको वर्टिकल, सीरियल ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ आइडियल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वाला एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, तो पूछा जा सकता है कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है या फिर मिलिट्री में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फॉलो किया जाता है। तो वहाँ पे आप हमेशा टिक कीजिएगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, अब इसके अंदर इसको हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो भी राइट्स होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो स्ट्रेट लाइन हो दी जाती है टॉप से बॉटम पर, और डिसिप्लिन इसमें बहुत अच्छा होता है। इसी वजह से इसको हम बेस्ट बोलते हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री? अब इसमें से आपको बताना है कौन सी आपकी एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री है। एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटिंग, हंटिंग या फिर आयरन एंड ओर? क्या लगता है? एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री तो आप जानते होंगे क्या होती है। ये वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो एक्सट्रैक्ट करती हैं चीज़ों को, जैसे कि अर्थ से कुछ एक्सट्रैक्ट करना, वाटर से एक्सट्रैक्ट करना, एयर से एक्सट्रैक्ट करना। जैसे कि अर्थ से क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे? कोल, आयरन, गैस। ठीक है, ये सब कहाँ से मिलती है हमें? मिनरल से। और इसका क्या होता है, ये कम होती चली जाती हैं, यानी कि इनकी जो क्वांटिटी है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि आप कहीं से भी कोई भी चीज़ एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पे वो स्कार्स में होते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे कि माइंस, आपने ओपन माइन से स्टोन्स लिए और आपने ग्रेन से प्रोडक्शन किया, अदर प्रोडक्ट जैसे कि आपने एग्रीकल्चर से कुछ एक्सट्रैक्ट किया, तो ये सारे इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री में आयरन एंड ओर आ जाता है हमारा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द गुड रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एम्प्लॉय कम्युनिटी इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? मूने एंड रेले, मिलवॉर्ड डेविस या फिर उर्विक? बताइए। स्टैटिक क्वेश्चन है।
देखिए ये वाला स्टेटमेंट दिया था मिलवर्ड ने, और इसमें ये कहा जाता है कि अगर हम दूसरे वर्ड में बात करें तो जो भी हम ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हैं अचीव करेंगे, उसको एंटरप्राइजेस में इस तरह से सेट किया जाता है कि वो वन हैंड के थ्रू ही हम उसको अचीव करें। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी टास्क ड्यूटीज़ होंगी वो हार्मनी के बेसिस पर होती हैं, यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जब भी आप काम करेंगे तो जो भी पर्सन से आप काम करवा रहे हैं या फिर आपके साथ जो भी पर्सन काम कर रहे हैं उनके साथ आपको इस तरह से रिलेशन डेवलप करने हैं जिससे आपने जो भी अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं उनको आप इजीली अचीव कर पाएँ। इसलिए यहाँ पे कॉर्डियल रिलेशन की बात की जाती है, क्योंकि जब ये रिलेशन डेवलप होता है तो हमें हेल्प मिलती है हमारे गोल को, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए ये कोटेशन उन्होंने दी थी कि गुड रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एम्प्लॉय कम्युनिटी इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जब हमारा काम हम कुछ ऐसा काम करें जिससे कि हमारे एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई हों और साथ ही साथ जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर हमने ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है हम उसको भी अचीव कर पाएँ, जिससे कि हमारे एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई हों और हम भी सेटिस्फाई हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस ऑफ एक्टिविटी, एनालिसिस ऑफ डिसीजन, एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप वॉज रिकमेंडेड। बताइए ये किसने रिकमेंड की? पीटर एफ ड्रकर ने, एफ डब्ल्यू टेलर ने, कूट्स एंड ओ न्यूमैन ने, या फिर डब्ल्यू एच न्यूमैन ने? बताइए किसने डेवलप की? ये डेवलप की थी पीटर एफ ड्रकर ने। ठीक है, पीटर एफ ड्रकर के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ। ये अमेरिकन मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे। इनको एमबीओ का फादर भी बोला जाता है, यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का इनको फादर भी जाना जाता है। और पीटर एफ ड्रकर ने ये रिकमेंड किया था जो भी एक्टिविटी होगी उसके एनालिसिस को, डिसीजन के एनालिसिस और रिलेशनशिप के एनालिसिस। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आइडियोलॉजी विच इज़ इनअप्रोप्रिएट फॉर द हायर पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी, मॉडर्न आइडियोलॉजी, न्यू ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए कौन सी इनअप्रोप्रिएट है? देखिए इनअप्रोप्रिएट की बात की जा रही है तो यहाँ पे हमारी न्यू ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी इनअप्रोप्रिएट होती है, क्योंकि इस आइडियोलॉजी के अंदर जो हाई पोजीशंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको सपोर्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको इनअप्रोप्रिएट आइडियोलॉजी बोल सकते हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आ रहा, अब आपको बताना है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। क्रिएटेड बाय टॉप मैनेजमेंट, इलास्टिक और फ्लैक्सिबल, डिस्प्लेड इन द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, हार्मफुल इन द अचीवमेंट ऑफ गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बताइए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय टॉप मैनेजमेंट नहीं, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की क्रिएट की जाती है। डिस्प्लेड इन द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट नहीं, फॉर्मल। हार्मफुल इन द अचीवमेंट ऑफ गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं है। चाहे हम फॉर्मल की बात करें चाहे इनफॉर्मल, वो हमारे अचीवमेंट में हार्मफुल नहीं होती। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं कभी कभी या बेसिकली जब भी अडॉप्ट की जाती हैं तो हमें हेल्प ही करती हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। ये इलास्टिक होती हैं, फ्लैक्सिबल होती हैं, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को इसीलिए ही यूज़ किया जाता है जिससे कि हमने जो भी प्लानिंग की है उसको हम थोड़ा सा चेंज करके सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आगे के बार काम जो है वो करें, इसलिए इसको इलास्टिक और फ्लैक्सिबल बोला जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन लाइन ऑफिसर, इन स्टाफ,
इन इनफॉर्मल ऑफिसर, ऑल ऑफ द अबव। बताइए रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ लाई करती है हमारी। देखिए यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी लाई करती है लाइन ऑफिसर के अंदर। अब ये यहाँ पे कैसे लाई करती है इसको जानते हैं। देखिए हमको पता है जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जा रही है, तो पहली बात तो हमें ये मालूम होना चाहिए लाइन ऑफिसर में क्या होता है। टॉप से बॉटम की बात की जाती है, ठीक है, टॉप टू बॉटम। अब यहाँ पे ऑर्डर देने की अगर बात की जा रही है कि ऑर्डर दिए जाएँ तो वो ऊपर से नीचे चलते हैं, यानी टॉप से बॉटम पे। लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती है हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो यानी कि जो बॉटम होगा वो पहले अपने से ऊपर, यानी कि आपको पता है ऊपर डायरेक्टर हैं, बीच में मैनेजर हैं और नीचे हमारे कौन होते हैं, टेक्निकल वाले। तो टेक्निकल रेस्पॉन्सिबल होगा मैनेजर के लिए, मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होगा हमारे डायरेक्टर के लिए। तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज करती है अपवर्ड डायरेक्शन में टॉप टू बॉटम के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। वहीं अगर ऑर्डर पूछा जाता तो ऑर्डर हमारा ये भी लाइन ऑफिसर का पार्ट है, लेकिन ये हमारा अपवर्ड ना जाके डाउनवर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो कि प्रिंसिपल नहीं है। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर या फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए हम ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ पर्पस की बात की जाती है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमने एक पर्पस के लिए ही उस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया है। एफिशिएंसी की बात की जाती है क्योंकि बेटर एफिशिएंसी में हमें काम करना चाहिए जिससे कि हम अपने जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकें, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर की बात की जाती है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट की बात ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा नॉट पूछा गया है राइट आंसर हो जाएगा 4। इसके अलावा कुछ और प्रिंसिपल भी हैं जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ लेट द बायर बिवेयर, ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इंक्लूड। बताइए इसमें से कौन सा हमारा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में इंक्लूड नहीं होता है। ट्रायंगुलर चार्ट है, वर्टिकल चार्ट है, प्लेन चार्ट है या कर्वीलिनियर चार्ट है। बताइए ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में क्या इंक्लूड होती है, इसमें वर्क इन इंक्लूड होती है कि किस तरह से एक एम्प्लॉय काम करेगा। म्यूचुअल रिलेशनशिप के बेसिस पर ये प्रिपेयर किया जाता है। इसमें सारी चीज़ें उनके द्वारा जो भी परफॉर्म की जा रही हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं, उनके टास्क, उनके क्या क्या राइट है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं आफ्टर एम्प्लॉय, ये सारी चीज़ें उनको इसमें मेंशन की जाती हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है वो हायरार्किकल बेसिस पर होता है जिसमें 3 टाइप बताए गए हैं, ट्रायंगुलर चार्ट, वर्टिकल चार्ट और प्लेन चार्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कर्वीलिनियर की बात नहीं की जाती, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन मैप शोज। अब ऑर्गेनाइजेशन का जो मैप है वो क्या शो करता है या क्या दिखाता है, डिवीजन ऑफ वर्क को, डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए ऑर्गेनाइजेशन का मैप हमें क्या दिखाता है। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन से मैप का मतलब यहाँ पर ये है कि इसके अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया जाता है जिसके अंदर जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है डिपार्टमेंट के अंदर वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन होंगी, उन्होंने अपना टास्क किस तरह से किया वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। फिर
इसके साथ ही साथ प्री डिटरमाइंड उसके जो गोल्स हैं उसको उसने अचीव किस तरह से किया, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। अदर वर्ड्स में बात करें तो टोटल ऑर्गेनाइजेशन का जो सेटअप होता है और उसकी जो फंक्शनिंग है वो सारी इसके अंदर रिप्रेजेंट की जाती है। रिलेशनशिप बताए जाते हैं इसमें इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बेसिकली इंक्लूड होती हैं, जैसे कि ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़, डिवीज़न ऑफ वर्क, कोऑपरेटिव एफर्ट, कोऑर्डिनेशन, कॉमन पर्पस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स इज़ अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। बताइए। देखो, हम सबको पता है कि कोई भी चीज़ हम काम कर रहे हैं तो उसका एम एक ही एम होता है, प्रॉफिट को बनाना। ठीक है, ये हमारा किसका काम है, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट बनाना। अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम प्रॉफिट ही बनाएंगे। प्रॉफिट बनाने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम प्रॉफिट इस तरह से बनाएं जिससे कि कस्टमर भी सेटिस्फाई हो, कस्टमर का भी सेटिस्फैक्शन हो, ये सोचते हुए हमें प्रॉफिट बनाना है, उनको एक्सप्लॉइट करते हुए प्रॉफिट नहीं बनाना है। तो मेनली दो पार्ट्स होते हैं हमारे बिजनेस के, एक होता है हमारा इंडस्ट्री, दूसरा होता है कॉमर्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कॉमर्स हमारा पार्ट है बिजनेस का। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अब हमें बताना है एग्जॉस्टिव इंडस्ट्री क्या होती है, बताइए। जेनेटिक इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर करिए। एग्जॉस्टिव इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पर यह है कोई चीज़ जो एग्जॉस्ट हो रही है, ठीक है, ख़त्म हो रही है। ख़त्म कैसे होगी, जब आप कोई चीज़ निकालते जाओगे और वो बाद में नहीं बन रही है, यानी कि वो वहाँ पे इतनी नहीं बन रही जितना आप उसे निकाल रहे हो, क्योंकि उसको बनने में सालों लग जाते हैं। तो ये हमारी कहलाती हैं एक तरह से एक्सट्रैक्शन। इसमें दिया हुआ नहीं है तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज खुद से नहीं बनते, उनको सालों लगते हैं, नेचर से वो बनते हैं, तो उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो चीज़ क्या होती है, एग्जॉस्ट होती हैं, ख़त्म होती हैं। आपने कहीं से एक्सक्लेवेटिंग के थ्रू निकाला, माउंटेन लैंड से आपने कोई नेचुरल रिसोर्सेज को निकाला, तो ये सारी चीज़ें हमारी किसका पार्ट हो गई, एग्जॉस्टिव यानी कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन इज। अब आपको मेन एडवांटेज बताना है डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के। टॉप एग्जीक्यूटिव एक्सटेंड हिज कंट्रोल एरिया, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ बिकम ऑटोमेटिक, टॉप मैनेजमेंट कैन मैनेज बाय एक्सेप्शन, या फिर ऑपरेशन कॉस्ट आर लोअर। बताइए, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का मेन एडवांटेज क्या है। देखिए, डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक यहाँ पे हमारा हेड है, हेड डिपार्टमेंट है, उसने क्या करा, डिसेंट्रलाइज्ड कर रहे हैं, तो उसने क्या करा, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ब्रांचेस को दे दी। ठीक है, तो ये ऐसे भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है उसने अपने कुछ काम सबॉर्डिनेट्स को दे दिए, हायर मैनेजमेंट ने सबॉर्डिनेट्स को, तो यहाँ पर क्या हुआ, सबॉर्डिनेट्स का जो वर्कलोड है वो तो बढ़ गया, लेकिन जो हमारा जो हायर अथॉरिटी है या हायर मैनेजमेंट है उसका वर्कलोड यहाँ पे कम हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा हायर मैनेजमेंट है वो अटेंशन ड्रॉ करता है, उसका जो अटेंशन होता है सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पे होता है। अब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि कोई ऐसी एक्टिविटी थी जिस पे
उसको डिसीज़न लेना है। जैसे कोई कोई ऐसी चीज़ें होती हैं ना, टॉप मैनेजमेंट कहते हैं कि अगर ज़रूरी हो तभी इसको मेरे साथ डिस्कस करना, नहीं तो आप लोग ही उसको हैंडल कर लेना, आप ही लोग उस प्रोजेक्ट को देखना। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तब आप आके उस प्रोजेक्ट के लिए इस सिलसिले में मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट कैन मैनेज बाय एक्सेप्शन, यानी कि जहाँ भी लगता है कि वहाँ पे अटेंशन होना चाहिए हायर मैनेजमेंट का, सिर्फ वही उसके साथ डिस्कस किए जाएँ, ठीक है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। वो सिर्फ मेन चीज़ों को वहाँ पे देखेगा, वो फिर सारी एक्टिविटीज़ को नहीं देखेगा, बाकी की सारी एक्टिविटीज़ सबऑर्डिनेट देखेगा, ठीक है, या फिर जिसको भी उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो। नेक्स्ट है द स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लिसिटली लेज डाउन दैट, बताइए। अ सबऑर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपीरियर, line of authority must be clearly defined, manager should directly supervise only a limited number of subordinates, all authority should vest in one single person। बताइए स्केलर प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन का क्या बताता है। स्केलर प्रिंसिपल का मतलब होता है जो भी मैनेजर है वो डायरेक्टली सुपरवाइज करेगा सिर्फ नंबर ऑफ़ सबॉर्डिनेट्स को। ऐसा नहीं है उसने काफ़ी सारे सबॉर्डिनेट्स हैं उनको वो सुपरवाइज़ कर रहा है, कुछ नंबर ऑफ़ सबॉर्डिनेट्स होते हैं जैसे कि 5, 7, 10, सिर्फ उनको ही वो सुपरवाइज़ करेगा, उनके ही वो उतने ही लोग उसके अंडर में काम करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द एडवांटेज ऑफ कमिटी ऑर्गेनाइजेशन इज, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन की आपको एडवांटेज बतानी है। क्विक डिसीजन, ग्रेटर पार्टिसिपेशन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी या फिर डिविडेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बताइए क्या होगा कमिटी ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज। देखिए इसका एडवांटेज कमेटी से ही नाम से पता चल रहा है, यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स, यानी कि ग्रेटर पार्टिसिपेशन होता है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे वर्किंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेटर पार्टिसिपेशन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्कर्स अपोज राशनलाइजेशन बिकॉज, वर्कर्स राशनलाइजेशन को क्यों अपोज करते हैं, यानी कि क्यों विरोध करते हैं। ऑफ डोमिनेंस ऑफ कैपिटल, ऑफ लॉकआउट, ऑफ रिट्रेचमेंट या फिर दे विल हैव टू वर्क मोर। बताइए। देखिए राशनलाइजेशन में क्या होता है, जो बिज़नेस हैं आजकल वो मॉडर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, मैकेनिज़्म को फॉलो कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि सारी चीज़ें, मोस्टली चीज़ें मशीनों से की जा रही हैं या फिर मॉडर्न टेक्निक से की जा रही हैं। तो इस वजह से राशनलाइजेशन को इसीलिए अपोज किया जाता है वर्कर्स के द्वारा, कि उन्हें लगता है कि अगर इन्होंने साइंटिफिक मेथड फॉलो किया या इन्होंने मॉडर्न मशीन पर ये गए तो हमारे काम ख़त्म हो जाएगा और हमें ये रिट्रेच कर देंगे, यानी कि हमें निकाल देंगे। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑफ रिट्रेंचमेंट। उन्हें लगता है कि मशीन या कोई नया प्लांट इंस्टॉल हो गया तो ये हमारी जगह ले लेंगे और वर्कर की ज़रूरत ना होने पर हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिजनेस वेंचर इन इंडिया इज़, बताइए लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिजनेस वेंचर्स इंडिया में कौन से हैं। गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट, जॉइंट या फिर कोऑपरेटिव। क्या लगता है। देखिए लार्जेस्ट वेंचर की बात की जा रही है इंडिया के रेफरेंस में, तो इंडिया में तो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर है। स्टैटिक क्वेश्चन है ये हमारा। नेक्स्ट देखिए, बिजनेस इंक्लूड्स, बिजनेस में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ओनली ट्रेड, ट्रेड एंड इंडस्ट्री बोथ, ऑल द ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स या फिर ओनली कॉमर्स। बताइए बिजनेस में क्या इंक्लूड होता है। देखिए बिजनेस जो है वो एक हमारा ब्रॉड टर्म है, बेसिकली इसके अंदर इंडस्ट्री, कॉमर्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो कॉमर्स हमारा एक तरह से अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इसमें आ जाता है बिजनेस इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। अब कॉमर्स में भी आपको पता है एड्स और एड्स टू ट्रेड आता है, ठीक है।
वो ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड आता है, यानी कि उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ जैसे कि हमारी वेयर हाउस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कंसिडर की जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, बताइए। ऑल द ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि और ऑप्शंस हमारे सही नहीं है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री हो नहीं सकता, तो इसलिए हम ऑल द ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स कंसिडर करेंगे इसमें। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे अगेन डेमोक्रेटिक की बात की जा रही है। डेमोक्रेटिक यानी कि काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं। तो ग्रुप ऑफ पर्सन है तो यहाँ पर जो वर्किंग होगी वो उनकी कलेक्टिव होगी, कलेक्टिव डिसीजंस होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेजिस्टेंस टू चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन में अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, ईगो, प्रेफरेंस फॉर इनर्शिया, ऑल ऑफ द अबव, बताइए। क्या कारण होते हैं, बताइए। अनसर्टेनिटी होगी, ईगो, प्रेफरेंस फॉर इनर्शिया, या फिर ऑल द अबव फैक्टर्स। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे ही कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रेसिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिशिंग शुड बी क्लासिफाइड टू, फिशिंग क्लासिफाइड किस में होती है, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग, या फिर नन ऑफ दी अबव। फिशिंग क्या कर रहे हो आप, वाटर से कुछ निकाल रहे हो, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, इसलिए ये एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री है। नेक्स्ट देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन इन विच ऑफ अथॉरिटी रन्स इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर लेटरल ऑर्गेनाइजेशन, बताइए। स्ट्रेट लाइन की बात की जा रही थी, अभी हमने डिस्कस किया था। अथॉरिटी वहाँ रन करती है जहाँ स्ट्रेट लाइन अथॉरिटी की बात की जा रही है, तो वो हो जाएगा हमारा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड अंडर। अब यूनिटी ऑफ कमांड किस में के अंडर वायलेट होती है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल, या फिर नन ऑफ दी अबव, बताइए। देखिए यूनिटी ऑफ कमांड लाई करती है हमारी फंक्शन, वायलेट होती है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से। अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। इस ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या फंक्शनल फोरमैनशिप भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, स्टाफ, लाइन स्टाफ को एक एडवाइस, केवल जो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको तो एडवाइस पर्पज से रखा जाता है, और इसमें एक फ़ंक्शन उनको असाइन कर दिए जाते हैं। उन फंक्शंस के बेसिस पर वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे क्या कर रही है, वायलेट हो रही है। अब हमें बताना है ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल, या फिर नन ऑफ दी अबव। ओल्डेस्ट फॉर्म की बात की जा रही है। ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट भी बोल सकते हैं, बताइए। अभी आपको कुछ आइडिया लगा, अभी मैंने आपको बताया था इसको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। ये हो जाएगा हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशनल, डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो हमारी अथॉरिटी है वो स्ट्रेट लाइन से रन करती है, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ। और इसमें फ्लो ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, यानी कि बॉटम से टॉप में, ठीक है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, डिसीजन ट्री इन अ बिजनेस यूनिट कैसा होगा, इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ एम्प्लॉयज़, इनहेंस वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव, बताइए।
डिसीजन ट्री क्या होता है? ये एक ऐसा फ्लो चार्ट है जिसमें वर्क्स जो होते हैं वो जितने भी ऑल पॉसिबल ऑप्शंस होंगे उन उन सिनेरियो में उसको एनालाइज करके आउटकम निकाला जाता है। इवेंचुअली हम बात करें तो ये एक वर्चुअल विजुअल वर्जन होता है किसी भी आइटम का, जिसके अंदर जो उससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट होते हैं उनके या जो भी ऑप्शंस होते हैं उनके ऑल्टरनेटिव्स देखे जाते हैं और जो भी बेस्ट होता है उसको फाइंड आउट किया जाता है, उसको काम में लाया जाता है। ठीक है, तो डिसीजन ट्री जो है वो हमारा हेल्प करता है हमें हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की जो इफेक्टिवनेस होती है उसको इम्प्रूव करने में, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मनी इज़ द मदरलैंड ऑफ, जर्मनी किसकी मदरलैंड है? साइंटिफिक मैनेजमेंट की, राशनलाइजेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन की? बताइए। तो एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं ओरिजिन, तो रैशनलाइजेशन का ओरिजिन जर्मनी में हुआ था, इसलिए जर्मनी इज़ द मदरलैंड ऑफ रैशनलाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिसिकल्चर शुड बी क्लासिफाइड एज, पिसिकल्चर किस में क्लासिफाइड होती है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग, या फिर कंस्ट्रक्शन? अभी हमने डिस्कस किया ये हमारा होती है जेनेटिक में। ठीक है, फिशिंग और पिसिकल्चर में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे पिसिकल्चर में क्या होता है? मत्स्य पालन, यहाँ पे उनको पाला जा रहा है, जबकि वहाँ से क्या है? फिशिंग में उनको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, पिसिकल्चर की बात की जाएगी तो वो यहाँ पे जेनेटिक आ जाएगा। ठीक है, जेनेटिक है ये हमारा। नेक्स्ट देखिए, अकाउंटेबिलिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइज विद, अब अकाउंटेबिलिटी कहाँ लाई करती है? लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी, इनफॉर्मल अथॉरिटी, या फिर इनफॉर्मल इंडस्ट्री, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? बताइए अकाउंटेबिलिटी किस पे लाई करती है हमारी? अकाउंटेबिलिटी अभी हमने बात की थी रेस्पॉन्सिबिलिटी की भी, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी लाई करती है हमारी लाइन अथॉरिटी में, इसके अंदर जो हमारा फ्लो चलता है ऑर्डर का वो टॉप से बॉटम पे होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम से टॉप होती है। ये ओल्डेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, जो स्टाफ फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच, आपको बताने हैं कौन से फंक्शंस होते हैं स्टाफ फंक्शंस। फर्स्ट है डू नॉट हैव डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर accomplishing the objectives of the organization, आर सेकेंडरी इन करेक्टर, आर ऑफ एडवाइजरी करेक्टर, या फिर ऑल आर करेक्ट? बताइए। स्टाफ फंक्शंस बताने हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टाफ फंक्शन ये बिल्कुल सही है कि ये एडवाइस का काम करते हैं, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं फर्म के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, और ये सेकेंडरी नेचर के होते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका काम होता है कंसल्ट करना, एडवाइजरी देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिटेन स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस आर कॉल्ड मिशन स्टेटमेंट, फॉर्मलाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, या फिर नन ऑफ दिस? क्या होगा? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रिटन स्टेटमेंट बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें ऑब्जेक्टिव सारे मेंशन होते हैं, उसको हम नाम देते हैं मिशन स्टेटमेंट के नाम से। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। ऑर्गेनाइजेशनल की जो इफ़ेक्टिवनेस होती है वो डिपेंड करती है उन जो भी ऑब्जेक्टिव्स उसमें मेंशन हैं उनको अचीव करने के लिए, साथ ही साथ ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेड टाइम यूज़ किया जा रहा है, इसमें ये देखा जाता है कि जितनी भी एफिशिएंसी है वो वहाँ पे कितनी वो यूज़ कर पा रहे हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को डील करने में, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। साथ ही साथ वो ये भी देखते हैं कि वो अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएँ और मैक्सिमम लेवल पर वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। किसके साथ?
ऑप्टिमम यूजेज ऑफ इट्स रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ पर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द जर्नल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, शेयर्ड बिलीफ एंड वैल्यूज दैट मेंबर्स हैव इन कॉमन इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स। बताइए। देखिए, जहाँ पर हम जर्नल पैटर्न की बात करते हैं जिसमें बिहेवियर, बिलीफ, वैल्यूज़ आते हैं, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स को डिनोट करता है। अब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी हमारे 4 तरीके के होते हैं, जैसे कि क्लैन कल्चर, एडहोक्रेसी कल्चर, हायरार्की कल्चर, मार्केट कल्चर, इन पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट आइए, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आपको बताना है इसमें से कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस, सर्विस, चैरिटी, प्रोफेशन। तो डिस्कस नहीं करते हैं, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, चैरिटी। क्योंकि देखिए, बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जा रहा है, सर्विस अगेन प्रॉफिट कुछ अर्न करने के लिए, प्रोफेशन भी हम कुछ ना कुछ मनी अर्न करने के लिए करते हैं, लेकिन चैरिटी हम किसी भी प्रॉफिट पर्पज से नहीं करते हैं, इसलिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आइए, अब हमें बताना है कॉमर्स में क्या क्या इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व इन कॉमर्स क्या? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ओनली, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ओनली ट्रेड नॉट इंडस्ट्री, या फिर ट्रेड एंड इट्स ऑक्सिलरी। बताइए। क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे कॉमर्स की बात की गई है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिए। सबसे बड़ी होती है हमारी बिजनेस, बिजनेस में आती है इंडस्ट्री, कॉमर्स। अब यहाँ पे कॉमर्स की बात की गई है, तो कॉमर्स में आते हैं ट्रेड एंड इट्स ऑक्सिलरी। अब ट्रेड एंड इट्स ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी में ट्रेड में तो आपको पता होगा जो इसमें हमारा आता है इनलैंड ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, यानी कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ठीक है, और जो ऑक्सिलरी होती हैं इसमें आते हैं हमारे मार्केटिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउस, ये सारे हमारे ऑक्सिलरी हैं। ठीक है, जो कि हेल्प करती है हमें ट्रेड करने में। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आइए, हु ओन्स द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग कौन लेता है या किसके हाथ में होती है? पर्सनल है, गवर्नमेंट के, कोऑपरेटिव्स के, या फिर जॉइंट के। बताइए। देखिए, पर्सनल नहीं होती, पब्लिक सेक्टर की बात की जा रही है, तो पब्लिक सेक्टर से आप आंख बंद करके आंसर कर दीजिएगा गवर्नमेंट, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं उसकी ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड रन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसेस। बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू द कस्टमर्स, टू द गवर्नमेंट, टू द शेयर होल्डर्स, टू ऑल ऑफ देम। यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है, तो आपको पता है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या कंसिडर करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब होता है हम कोई भी एक्टिविटी करें, फिर हम इंडिविजुअल हों या एज अ मेंबर या एज अ जॉइंट की बात करें, या हम किसी से कंसर्न हो, चाहे हम शेयर होल्डर में कंसिडर करे जाते हों, कस्टमर में या गवर्नमेंट में, ये हम सबकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ होल। यहाँ पे बात की जा रही है बिजनेस के रेफरेंस में, तो बिजनेस के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर के लिए भी होती है, गवर्नमेंट के लिए भी, एंड शेयर होल्डर्स के लिए भी। इसके साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर, टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़, टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, ये सब आ जाती हैं। तो ऑप्शन ऑल ऑफ देम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, the attainment of a common objective or objectives is evident from the friendly adjustment of specific organ to the organization at it is called। ये जो स्टेटमेंट है या हम कह सकते हैं कि ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है?
तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं भी आता है तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस पेपर में पूछा गया है, इसलिए आपको इसको पता होना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ। आंसर हो जाएगा 4 हैने। ये हैने ने स्टेटमेंट दिया था, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसमें से बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। फर्स्ट है बिजनेस इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड है पार्टिसिपेशन इन टूर्नामेंट्स बाय द कॉलेज क्रिकेट टीम इज बिजनेस। इफेक्टिव efficient business organization is needed to check price rise. प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट द एम ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। क्या होगा? देखिए यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट यहाँ पे सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर फर्स्ट में बात की जा रही है बिजनेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसा नहीं है, बिजनेस तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि बिजनेस कुछ अर्न करने के पर्पज से ही हम करते हैं। सेकंड है पार्टिसिपेशन इन टूर्नामेंट्स बाय कॉलेज क्रिकेट टीम इज बिजनेस। तो ये भी यहाँ पे टूर्नामेंट क्रिकेट टीम ये हमारा कोई बिजनेस नहीं है पार्टिसिपेट करना, ठीक है। फोर्थ है हमारा प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट द एम ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये भी सही नहीं है, क्योंकि बिजनेस का एम होता है प्रॉफिट मेकिंग। हाँ, अगर ऐसे बोलते कि प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट द मेन एम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तभी हमारा सही होता है, क्योंकि बिजनेस का मेन एम हमें एक बार को ये बोल सकते हैं कि उसका मेन एम कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, सेकेंडरी उसका प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पर ये गलत है। इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है पूरी तरह से हमारे को हमको अप्रोप्रिएट लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बिजनेस मीन्स, बिजनेस का क्या मतलब है। मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बताइए बिजनेस का मतलब। देखिए बिजनेस का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स से। मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, ये हमारा किसमें कॉमर्स के अंदर आ रहा है, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है। बिजनेस में हमारा कंसिडर किया जाता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको बताना है मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा। लाइन एंड स्टाफ, कमिटी या फिर फंक्शनल। देखिए यहाँ पे नाम से ही हमें पता चल रहा है कमिटी। कमिटी का मतलब है बहुत सारे लोग मिलके कुछ कर रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक में भी यही होता है कि लोगों की, बहुत सारे लोग मिलके कुछ कर रहे हैं। पब्लिक वाली चीज़ आ रही है जिसमें अथॉरिटी पावर नहीं है, कुछ बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है जो कुछ काम कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कमिटी इज़ द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये लोग मिलकर काम करते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द अथॉरिटी विच प्लेज एडवाइजरी एंड सपोर्टिंग रोल इन अन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड लाइन अथॉरिटी, फंक्शनल अथॉरिटी, स्टाफ ऑफ अथॉरिटी या फिर इनफॉर्मल अथॉरिटी। बताइए। देखिए यहाँ पर अभी हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी, फर्स्ट ही क्वेश्चन था शायद हमारा इस वीडियो का, इसमें हमने बात की थी स्टाफ अथॉरिटी की, कि ये स्टाफ अथॉरिटी में क्या होता है, ये बहुत ही सपोर्टिव होती है, एडवाइजरी काम करती है। तो जहाँ कहीं भी आपको एडवाइजरी वर्ड दिखे, आप आंख बंद करके वहाँ पे आंसर कर दीजिएगा स्टाफ अथॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट सुइटेबल फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस, मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, लार्ज साइज एंटरप्राइजेस या फिर कॉटेज एंटरप्राइजेस। बताइए।
देखिए यहाँ पे लाइन एंड स्टाफ, अब आपको नाम से सजेस्ट हो रहा होगा, अभी हमने बात की थी, एक होती है लाइन, एक होती है हमारी स्टाफ, एक होती है हमारी कमिटी, एक होती है फंक्शनल। अब यह है लाइन एंड स्टाफ, यानी दो की बात की जा रही है। तो कोई भी चीज़ हम दो को लेके चल रहे हैं, तो यानी कि कोई बड़ा काम हो रहा होगा, तभी तो हमने दो चीज़ों को इन्वॉल्व किया है। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा लार्ज साइज एंटरप्राइजेस। अब जी लार्ज साइज एंटरप्राइजेस क्यों होती है? क्योंकि देखिए एंटरप्राइजेस बड़ा है हमारा, तो वहाँ पे एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, तो उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी होगी, कंपटीशन हमारा मार्केट में बहुत ज़्यादा होगा। तो इन सबको देखने के लिए हमें एक सपोर्टिंग रोल की ज़रूरत होती है, जो एडवाइस करे, मिलके काम करे, ठीक है। एक बड़ा ग्रुप की हमें ज़रूरत होती है, तो इसके लिए यहाँ पर अप्रोप्रिएट होता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टाफ अथॉरिटी, रेंडर एडवाइस, possesses अथॉरिटी, क्रिएट्स चेन ऑफ कमांड, या फिर कैरीज रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होगा आंसर? देखिए स्टाफ अथॉरिटी में यहाँ पर ये ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। ये सलाह देता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये सिर्फ सलाह देगा, ये जो लाइन ऑफिसर जो होगा उसको बाउंड नहीं करेगा कि आपको इसको फॉलो करना ही है। इसका काम है सिर्फ सपोर्ट करना, एडवाइस देना, ठीक है, फोर्स करना नहीं है लाइन ऑफिसर को। नेक्स्ट है, अब आपको बताना है अनदर नेम फॉर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा नाम बताना है। क्या है? फ्लैक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, ज्योग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए, सुना है कभी आपने ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम? देखिए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसका थर्ड नाम भी होता है, जो कि है हमारा ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत तब होती है जब दो या दो से ज़्यादा सीरियस नेचर के हमें काम करने होते हैं, फंक्शंस करने होते हैं, या फिर दो या दो से ज़्यादा हमें प्रोडक्शन करने होते हैं, या दो से ज़्यादा हमें सर्विस देनी होती हैं। यानी कि इन शॉर्ट हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, तब वहाँ पे इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो किया जाता है, जिसको हम मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, या फिर ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब हमें बताना है द रोल ऑफ स्टाफ इन लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी स्टाफ का रोल क्या होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में। अथॉरिटेटिव, एडवाइजरी, फंक्शनल, या फिर कमिटी। अभी अभी हमने डिस्कस किया, बताइए। देखिए यहाँ पर हम बात करें स्टाफ के रोल की, तो इसका काम होता है एडवाइजरी करना, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन किसका एक्सटेंशन है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का, लाइन ऑर्गेनाइजेशन का, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर कमिटी ऑर्गेनाइजेशन का। बताइए, किसका है? लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक्सटेंशन है हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। क्योंकि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इतना वर्क नहीं होता, लेकिन कभी कभी जब ज़्यादा वर्क हो जाता है तो वहाँ पे स्टाफ को इसके साथ इंक्लूड कर दिया जाता है, जिसको लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेट्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या मोटिवेट करता है? टैक्स इवेजन को मोटिवेट करता है, अडल्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, स्किल, या फिर प्राइस इंक्रीज। बताइए,
देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मिलकर काम करना। तो ये हमारी स्किल को इम्प्रूव करने के बारे में हमें मोटिवेट करता है, एफिशिएंसी बढ़ाने का काम करता है। इसलिए ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कंपनी की बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ती है, जिससे कि क्या होता है, जो हमारे वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, वो एफिशिएंट तरीके से मिलकर काम करते हैं। स्पेशलाइजेशन जहाँ भी ज़रूरी होता है वहाँ पर वो स्पेशलाइजेशन करते हैं, और उनको लगता है कि किसी भी काम को करने के लिए उनकी स्किल कम है, तो वो उनको स्किल को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव इन सबको करने का क्या होता है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट को फॉलो करके जो भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने में उनकी हेल्प करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज, अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आर्ट है, साइंस है, बोथ आर्ट एंड साइंस, या फिर नन ऑफ दीज। आपने ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा होगा, इसका कॉन्सेप्ट भी आप जानते होंगे। क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। अगर हम डिटेल्ड स्टडी करें या फिर बिजनेस के एनालिसिस करें तो हम ये जानेंगे कि वहाँ पे बिजनेस जो है वो आर्ट की तरह भी काम करता है, और यहाँ पर साइंस की तरह भी काम करता है। ये आर्ट क्यों है? क्योंकि इसमें ये टेंडेंसी होती है कि वो बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करे वेरियस मेथड से, साथ ही साथ इम्प्लीमेंट करे उस डिसीजंस को जो कि उससे रिलेटेड है। और साइंस किस लिए होता है? साइंस इसलिए होता है क्योंकि इसमें डिफरेंट रूल्स फॉलो किए जाते हैं, डिफरेंट मेथड्स, प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं साइंटिफिक मैनर में, जिससे कि कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी टारगेट है, उनको वो ईजिली अचीव कर पाए। इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न ट्रेड? मास प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्पेशलाइजेशन, या फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। बताइए क्या होगा? करेक्टरिस्टिक क्या नहीं है? एक्सप्लॉइट करना, वर्कर को एक्सप्लॉइट करना मॉडर्न ट्रेड की करेक्टरिस्टिक नहीं है। उसका मॉडर्न ट्रेड क्या बोलता है? ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक मेथड में काम करें, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, स्पेशलाइजेशन की बात करता है, लेकिन वर्कर को एक्सप्लॉयटेशन की बात नहीं करता। ये तो वर्कर्स को सेटिस्फाई करने की बात करता है, क्योंकि जो मॉडर्न ट्रेड है इसका ये मानना है कि अगर वर्कर सेटिस्फाई होंगे तो कंपनी को ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से वो अपना प्रोडक्ट दे पाएंगे, अपनी सर्विस दे पाएंगे, क्योंकि वर्कर्स खुश हैं तो कंपनी भी ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, जेनेटिक इंडस्ट्री का आपको एक एग्जाम्पल देना है, तो बताइए इसमें से कौन सा है? पोल्ट्री फार्म, फिशिंग, एग्रीकल्चर, या फिर ऑर्नामेंट्स। सिंपल है, पोल्ट्री जेनेटिक हम इंडस्ट्री समझते हैं, तो पोल्ट्री फार्मिंग हो जाएगी, जिसके थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड को वहाँ पे बढ़ाते हैं। ठीक है, बाकी सब ऑप्शंस जो हैं जैसे फिशिंग हो गई, एग्रीकल्चर, ऑर्नामेंट्स, ये सब हमारे किस में आते हैं? एक्सट्रैक्टिव। ठीक है, एक्सट्रैक्ट इंडस्ट्री में का पार्ट है, जबकि पोल्ट्री फार्मिंग हमारी जेनेटिक का पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको बताना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्ट है वो क्या बताता है हमें? मैनेजर और सबॉर्डिनेट के बीच के रिलेशन को, या फिर डिफरेंट लेवल्स पे इंडिविजुअल्स के बीच डिवीज़न को, जो भी उनके बीच काम का बंटवारा हुआ है, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को। बताइए ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या बताता है? ये बताता है हमारे अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को, क्योंकि देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड होते हैं वो एम्प्लॉयर की
वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या क्या वर्किंग प्रोवाइड की गई, उस हिसाब से उनके रिलेशनशिप डेवलप होते हैं अपने कलीग के साथ, ठीक है। तो ये किसके थ्रू होता है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से। उनको उस हिसाब से अथॉरिटी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, और ये जो अडॉप्ट किया जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन की वेरियस फॉर्म्स में अडॉप्ट किया जाता है। जैसे कि किसी में भी आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं इस चार्ट को, जैसे कि अगर आपके पास लाइन ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ अलग है, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, सब में अलग अलग चार्ट प्रिपेयर किए जाते हैं। ये डिपेंड करता है या ये प्रिपेयर किया जाता है एज पर देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते तो उस टॉपिक का नाम भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे उस पर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।